नीति और समग्र विकास में सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका क्या है भाई? नीति बनाना, नीति में और समग्र विकास में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो क्या भूमिका अपनी प्ले करते हैं, अदा करते हैं। सार्वजनिक संस्थान किसी भी देश के विकास और शासन की क्या होते हैं, रीढ़ होते हैं। ये संस्थाएं नीतियों को आकार देती हैं और उन्हें क्रियान्वित करके देश के समग्र विकास की क्या करती है, गति प्रदान करती है। ये जो संस्थाएं बनाई जा रही हैं जो कि सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, या आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली बनाई गई है, ये क्या करती है, ये मेनली जो नीति बनाई गई है उसको आकार देती है कि भाई वो नीति सही प्रकार से काम करे, क्रियान्वित करती हैं, ठीक है, ताकि देश का जो विकास चल रहा है ना उसको स्पीड मिल सके, उसको गति मिल सके। मतलब नीति को सही प्रकार से करवाना, ठीक है, और उस नीति को आकार देने का काम इन संस्थाओं का होता है। भारत में सार्वजनिक संस्थानों ने आर्थिक स्थिरता, सामाजिक विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, मेनली ये मान लीजिए कि जो भी संस्थान है ना वो अपने सेक्टर में चाहता है कि भारत का विकास हो, इसीलिए वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छे से काम करता है। पहला पॉइंट आता है नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थानों की क्या भूमिका है। पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक संस्थान जो है कार्यपालिका। मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद नीतियों को क्रियान्वित करने और उन्हें योजनाओं में बदलने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, विधानसभा में जो कानून है, नीति है, वो तैयार की जाती है। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उन नीतियों को क्या करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं कंप्लीट, और देन उसके बाद कोई योजना है या नीति है, योजना में बदलने के लिए उनके जिम्मेदार है। ठीक है, कोई भी नीति बनाई गई है तो उसको पूरी तरह से लागू करना, और कोई योजना है या फिर उनको योजना बनानी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया। यह संस्था राष्ट्रीय विकास की योजनाएं बनाने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। ठीक है, 2015 में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था, और ये क्या करती है, ये राष्ट्रीय मतलब नेशनल आप लेवल पर जो विकास है उसके लिए योजनाएं बनाती है और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। अगली संस्था आती है रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, आरबीआई मौद्रिक नीतियों को विकसित करता है और मूल्य स्थिरता, मुद्रा आपूर्ति, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि देश में अगर पैसों से रिलेटेड कोई काम है तो आरबीआई उसमें टॉप पर है। किस प्रकार से, मौद्रिक नीति, अगर पैसों से रिलेटेड कोई नीति है, मुद्रा से रिलेटेड कोई नीति है तो उसका काम बनाना इसका काम है आरबीआई का। दूसरा मूल्य स्थिरता, मूल्य स्थिर रहे, रेट जो है वो स्थिर रहे, किसका, रुपए का। ठीक है, उसकी स्थिरता बनाए रखने का काम इनका है। मुद्रा आपूर्ति मतलब पैसों की आपूर्ति करने का काम इसका है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना कि आर्थिक रूप से या पैसों फाइनेंशियली आप जो स्थिरता है वो सुनिश्चित करना इनका काम है। यह बैंकिंग उद्योगों और विनियमितता करने और निगरानी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, बैंकों पर जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और जितने भी देश के अंतर्गत बैंक है उन सबके ऊपर आरबीआई निगरानी रखता है। ठीक है, दूसरा बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि जो उद्योग हैं, बैंकिंग जो उद्योग है उनके ऊपर मेनली हम कहें तो निगरानी रखने का काम आरबीआई का है। अगला आता है हमारा जीएसटी परिषद। ठीक है, यह संस्था वस्तु और सेवा कर, ये जो संस्था है जीएसटी, ये क्या करता है, वस्तु और सेवा कर पर टैक्स लगाता है। ठीक है, को मानकीकृत करना और अपेक्षाकृत कर धन को सुव्यवस्थित करने का काम करता है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है उसके ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, किस प्रकार का लगेगा, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो जीएसटी परिषद के अंतर्गत आता है। इसके निर्णयों का उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जीएसटी परिषद के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला, ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योग या हैं उनके ऊपर आर्थिक रूप से या उनकी गतिविधि पर आर्थिक रूप से क्या करता है, प्रभाव डालता है, वो भी लंबे समय का प्रभाव जो है वो डालता है। दूसरा हमारे एक प्रकार से कहे तो पहला आ गया नीति निर्माण के क्रियान्वयन, और नीति निर्माण के क्रियान्वयन में जो सार्वजनिक संस्था है उनकी क्या भूमिका थी। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता में योगदान। ठीक है, वित्तीय जवाबदेही मतलब पैसों से रिलेटेड कौन जवाबदेही होगा, ठीक है, और पारदर्शिता जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें योगदान। फिर आता है इसमें पहला पॉइंट आता है नियंत्रक और महालेख परीक्षक। ठीक है, सीएजी सरकारी संस्थानों की वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। देखिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर संस्थान बनाया गया है, ठीक है, जिसका काम क्या है, सरकारी आप कह सकते हैं
संस्थानों की जो वित्तीय जवाबदेही है, भाई सरकार में आप कह सकते हैं एक संस्थान नहीं है, कई सारे संस्थान है, तो उन संस्थानों से रिलेटेड कोई भी वित्तीय जवाबदेही होगी तो वो इसके अंतर्गत आएगी, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम इसका है। ये क्या करता है, ऑडिट करता है, ऑडिट के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है और अच्छे वित्तीय प्रावधानों को बढ़ावा देता है। अब देखिए, कोई नॉर्मल सी बात है, कोई भी एक संस्थान जिसको बनाया गया, ठीक है, उसको एक आप कह सकते हैं कि बजट अलॉट किया जाता है, बट क्या होता है कि अगर वो संस्थान उस बजट का सही प्रकार से यूज नहीं कर रहा, मिस यूज कर रहा है, तो उस चीज को उजागर करने का काम किसका है, सीएजी का, नियंत्रक और महालेख परीक्षक का, ठीक है। ये क्या करता है, ऑडिट कराते हैं, फिर वित्तीय अनियमितताओं को क्या करते हैं, उजागर करते हैं, सामने लाते हैं जनता की कि देखिए ये संस्थान है, इसने इतने पैसे का गलत प्रकार से यूज करा, इतने पैसे का इसने यहाँ यूज करा, ये सब इसका काम है, ठीक है। भारत में कोई भी संस्थान हो, अगर वो एक प्रकार से आर्थिक रूप से या वित्तीय रूप से अब कहे कि जो बजट है उसका गलत यूज कर रहा है, तो सीएजी उसके ऊपर निगरानी करेगा, ठीक है, उस ऑडिट कराएगा, उसके बाद उसे पकड़ेगा। सीएजी का वार्षिक रिपोर्ट, यह रिपोर्ट सरकारी विभागों के धन और व्यय में अनियमितताओं को उजागर करती है, जिससे संस्थानों को की जवाबदेही बढ़ती है, ठीक है। अब क्या करता है, सीएजी एक एनुअल रिपोर्ट पारित करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सरकार के जितने भी विभाग है उनके धन और उनके व्यय, मतलब उनके पास कितना पैसा था, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, इस चीज के लिए वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अगर उस रिपोर्ट में आप कह सकते हैं कि भाई किसी संस्थान ने गलत जगह पैसे का यूज किया, तो वो भी उसमें लिखा होता है, जिससे कि उस संस्थान को अब जवाब देना होता है, ठीक है, जनता को भी, और साथ के साथ उस मेनली हम कहें तो अपने से बड़े जो आप कहें कि संस्था है उसे, या फिर अन्य उसको, ठीक है। सीएजी को क्या होता है, वो देना होता है, एक प्रकार से कहें जवाब देनी होती है कि भाई हमने ये पैसा कहाँ यूज किया है, ये उन्हें बताना होता है। तीसरा आता है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं की भूमिका क्या रही है। चुनाव आयोग की बात करें तो यह संस्था स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करती है। 1980 के दशक में यह प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है, ठीक है। 1910 से 1980 का जो दशक है, तब से और अभी तक ये क्या कर रही है, प्रभावी ढंग से अपना जो काम है चुनाव कराने का वो कर रही है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराती है। अब सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकारी निर्णयों की जांच करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, वो क्या करता है, संविधान की रक्षा करता है और न्यायिक समीक्षा, भाई न्याय की समीक्षा करता है, और इसके माध्यम से क्या करता है, सरकारी निर्णय, जो सरकारी द्वारा निर्णय लिए गए उनकी जांच पड़ताल करता है। फिर ट्राई और सेबी, ये संस्थाएं दूरसंचार और पूंजी बाजार को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ट्राई करता है दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन के लिए, और सेबी करता है भाई पूंजी बाजार, मतलब शेयर मार्केट में सेबी का काम होता है, और ट्राई का काम होता है दूरसंचार। ये क्या करते हैं, इन चीजों के ऊपर ध्यान रखते हैं, ठीक है, और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर यूपीएससी आ जाता है। यह संस्थागत योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन करती है और पारदर्शिता बनाए रखती है, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कराती है, जिससे कि भाई टॉप लेवल आप कह सकते हैं जो शासन में लोग बैठते हैं, ठीक है, उन लोगों का चयन किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, और उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाती है और काम करवाया, ठीक है। जो सिविल सेवक हैं वो उनकी यहाँ पे भर्ती होती है। चौथा पॉइंट आता है नागरिक समाज संस्थानों का योगदान, ठीक है। नागरिक समाज में भाई पहले क्या आता है, सूचना और अधिकार का अधिकार, आरटीआई अधिनियम 2005। यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने का अधिकार देता है, ठीक है। अब देखिए, आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, इसके लिए पूरा का पूरा एक संस्थान बनाया गया। आप एक आरटीआई फाइल करेंगे किसी भी संस्थान के लिए, ठीक है, वो संस्थान आपको जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आप वहां से पूछ सकते हैं। जैसे कि आप लोग भाई एमसीडी को एक आरटीआई लिख सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर क्षेत्र में ये जो काम हो रहा है ये क्यों नहीं हो रहा है, ये काम क्यों फंसा पड़ा है, उसके बारे में उन्हें बताना होगा इस प्रकार से, ठीक है। आप कोई भी संस्थान जो है उसमें आप आरटीआई फाइल करके कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको जानना हो। फिर मनरेगा आ जाता है 2005 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है, रोजगार देने का काम करता है। मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा। मनरेगा एक आप कह सकते हैं कि स्कीम थी जिसमें लोगों को काम देने का क्या कहा गया था, एक प्रकार से गारंटी दी गई थी, ठीक है, रोजगार योजना थी, ठीक है, करंट में भी काम कर ही रही है। शिक्षा का अधिकार की बात करें 2009 में, तो यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है, मतलब आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। फिर भोजन का अधिकार की बात करें 2013, तो यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है कि गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराता है, ठीक है। भोजन का अधिकार 2013 के अनुसार क्या होता है कि भाई इसमें खाद्य सुरक्षा, ये एक अधिनियम है जो कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, गरीबों को क्या कहते हैं, सस्ता राशन दिया जाएगा। जैसे कि आप एक प्रकार से कहें कि आप लोग या फिर कई अन्य लोग भी राशन लेने जाते हैं, तो वो जो राशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। गरीब लोगों को सस्ते रेट पर अनाज प्रदान करना। फिर आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,
2013। यह अधिनियम देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, यह अधिनियम क्या करता है कि भाई देश में जो खाद्य सुरक्षा, खाने योग्य जो चीजें हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और एक प्रकार से कहें कि भाई राशन हो गया, ठीक है, फसलें हो गई, इन चीज के ऊपर ध्यान देता है, उनको मजबूत करने का काम करता है। पांचवा पॉइंट आता है सार्वजनिक संस्थानों की चुनौतियां। जो सार्वजनिक संस्थान है उनमें चुनौतियां क्या क्या आती है। पहला आता है राजनीतिक हस्तक्षेप। कुछ संस्थानों पर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, जिससे उनकी स्वायत्ता प्रभावित हो रही है। ठीक है, कई ऐसे संस्थान है जिनके ऊपर राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकली जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनको दबाव में काम करना पड़ रहा है। फिर आता है वित्तीय अनियमितताओं। कुछ संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन की कमी देखी जा रही है। ठीक है, कई सारे ऐसे संस्थान है जिनमें वित्तीय मतलब आर्थिक रूप से जो प्रबंधन है, ठीक है, उसकी कमी देखी जा रही है, सही प्रकार से नहीं हो रहा। फिर जवाबदेही की कमी। कुछ संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है, जिससे उनकी प्रभावशीलता प्रभावित होती है। कई ऐसे संस्थान हैं जो कि एक प्रकार से कहें कि ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करते हैं, ठीक है, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, तो क्या करते हैं वो, जिससे क्या हो रहा है, प्रभावशीलता, जो वो काम करते हैं उसकी प्रभावता कम हो रही। हमारा आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर का, भारत में सार्वजनिक संस्थानों के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, अपने सार्वजनिक संस्थानों के लिए कई जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी आबादी है, भारत की सबसे बड़ी कहे, ठीक है, तो कई सारी चुनौतियां हैं जो कि वो सामना कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती आकांक्षाओं ने इन संस्थानों पर अत्यधिक दबाव डाल रखा है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या की जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, वो भी बढ़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, इन संस्थानों पर दबाव पड़ रहा है। संसाधनों और धन की कमी, भ्रष्टाचार, लालफी फीताशाही, ठीक है, अनावश्यक प्रक्रिया में फंसने वाली प्रशासनिक बाधाएं, फिर जवाबदेही की कमी, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं सार्वजनिक संस्थानों के लिए। ठीक है, और क्या कर रही है, उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर रही है। मतलब जिस लेवल पर उन्हें काम करना चाहिए वो उस लेवल पे काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, कई विद्वानों ने तर्क दिया कि इन संस्थानों का प्रदर्शन समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन मौजूदा समय में कई समस्याएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। अब समस्याओं की अगर हम बात करें तो पहले आता है भारत के जो सार्वजनिक संस्थान है उनके सामने समस्या कौन कौन सी है। पहला आता है कर्मरिक संसाधनों की कमी, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, या कहें हम जो काम करने लोग जो है, ठीक है, उनके संसाधनों की। अब बात करें, भारतीय सार्वजनिक संस्थान पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। ठीक है, मतलब अच्छे कर्मचारियों की कमी हो रखी है। ठीक है, संस्थानों में मात्रात्मक समस्या, बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिससे कार्यों के संचालन में कठिनाई हो रही है। ठीक है, गुणात्मक समस्या की अगर हम बात करें, जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें से कई तकनीकी रूप से दक्ष मतलब स्किल्ड नहीं है, और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त भी नहीं है। देखिए, मात्रात्मक की बात करें तो संख्या ही कम है लोगों की काम करने की। दूसरी गुणात्मक की बात करें तो जो लोग अभी पोस्ट पे काम कर रहे हैं ना बड़े बड़े संस्थानों में, ठीक है, उनकी क्या है, उन्हें उस प्रकार का काम ही नहीं आता, जैसे वो स्किल्ड नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी है कि जो उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर काम करने के लिए जो उन्हें स्किल आनी चाहिए, वो स्किल ही उनके पास नहीं है। तो ये चीजों की समस्या है। संसाधनों की कमी है, धन की दुरुपयोग और प्रशासनिक इच्छा युक्त की कमी इस समस्या को और गंभीर बना देती है। अब क्या हो रहा है कि संसाधनों की कमी है, किसी संस्थान को किसी काम को करने के लिए या अपने काम को करने के लिए अच्छे खासे संसाधन चाहिए होते हैं, जो कि उनके पास नहीं है। फिर धन की कमी हो रही है। दूसरा, धन जो आ रहा है ना उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, धन का गलत जगह यूज हो रहा है, जिससे धन का दुरुपयोग हो रहा है। और साथ के साथ प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी हो रही है। ठीक है भाई, प्रशासन में जो व्यक्ति चाहते हैं कि काम कर रहा है, ठीक है, उनकी इच्छा शक्ति भी कम हो रही है, जिससे ये समस्या बढ़ती जा रही है। फिर आता है दूसरा, कानून और संवैधानिक अस्पष्टता। भारत के संघीय और लोकतांत्रिक ढांचे में कई कानून और संवैधानिक अस्पष्टताएं मौजूद हैं। ठीक है, क्या है कि भारत में जो संघीय और लोकतांत्रिक ढांचा है ना, उसमें कई ऐसे कानून हैं या फिर संवैधानिक अस्पष्टताएं हैं जो कि काम करने से रोकती हैं, ठीक है, प्रभावित करती हैं संस्थानों को। उदाहरण के लिए, राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार सौंपने में संकोच होता है, क्योंकि इसमें कानून स्पष्टता का अभाव। देखिए, उदाहरण के लिए क्या बताया गया, राज्य को पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अधिकार सौंपना में संकोच होता है। किस प्रकार से, देखिए, राज्य मेन रूप से अगर हम कहें तो संस्थाओं को, जो पंचायत राज है, पंचायत व्यवस्था है, ठीक है, उसको वित्तीय अधिकार देने से राज्य क्या है, संकोच करता है, क्योंकि उनकी एक प्रकार से कहें कि कानून की स्पष्टता का अभाव है कि भाई पंचायत जो राज है वो इस प्रकार के वित्तीय रूप से अधिकार है, तो ये उसके पास नहीं है। तो राज्य भी डरता है कि भाई हम इसे पैसों से रिलेटेड जो अधिकार है वो दे या ना दे। ठीक है, इस प्रकार का यह विकेंद्रीकृत शासन मतलब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस की सफलता में बाधा डालता है और संस्थानों को स्वायत्ता कमजोर करता है। ठीक है, संस्थानों की जो स्वायत्ता है
जो उनकी स्वतंत्रता है उस चीज को कमजोर करता है, क्योंकि उनके पास सारे अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है समन्वय की कमी। सार्वजनिक संस्थानों में समन्वय की कमी एक गंभीर समस्या है। दो प्रकार के समन्वय की जो समस्या है वो देखने में आती है। पहला आता है क्षैतिज समन्वय, एक ही स्तर की सरकारी एजेंसियां और विभागों के बीच में तालमेल की कमी। मतलब एक सरकारी एजेंसियां, जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं एक ही लेवल पर, ठीक है, उनके बीच में भी तालमेल नहीं है। तो ऊपर नीचे लेवल पर हो तो कह सकते हैं कि तालमेल की कमी है, पर सरकारी एजेंसियां जो या विभाग जो कि एक ही लेवल पर है, स्तर पर है, उनके बीच में भी तालमेल नहीं है। तो क्या हो रहा है कि भाई सही प्रकार से काम नहीं हो पा रहा। फिर ऊर्ध्वाधर समय जो समन्वय है, अब इसमें क्या है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में सहयोग की कमी है। भाई केंद्र कहीं ना कहीं राज्य को हेल्प नहीं करता, ठीक है, राज्य कहीं केंद्र की हेल्प नहीं करता, और इसी प्रकार इनके बीच में भी जो है सहयोग की कमी है कि एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, समस्याएं सामने आ रही है। पर्यावरणीय गिरावट, साइबर अपराध और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मजबूत समन्वय और सहयोग आवश्यक है। ठीक है भाई, देखिए पर्यावरणीय गिरावट, पर्यावरण की कमी जो हो रही है, फिर साइबर जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, और साथ के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब आप कहें कि जनता का जो स्वास्थ्य है उसके क्षेत्र में अच्छा खासा एक दूसरे का समन्वय होना जरूरी है। एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहना और साथ के साथ सहयोग करना आवश्यक है, तभी एक अच्छा जो व्यवस्था है वो हो पाएगी। चौथा आता है जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी। सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही की कमी और पारदर्शिता का अभाव एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। ठीक है भाई, क्या है कि सार्वजनिक जो संस्थान है वो एक दूसरे के प्रति एक तो जवाबदेह नहीं है, फिर दूसरा उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, वो कहीं काफी हद तक कुछ ना कुछ छुपाते ही रहते हैं। नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया और वित्तीय मामलों से संबंधित गलत और अधूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, जो नागरिक है ना, उनको निर्णय प्रक्रिया, क्या निर्णय लिया गया उसके लिए क्या प्रक्रिया, एक ये, और दूसरा वित्तीय मामले, धन से रिलेटेड जो मामले हैं इनके लिए गलत जानकारी दी जाती है काफी हद तक, तो जो उनके लिए एक प्रकार से परेशानी बनी हुई है। फिर सूचना का अधिकार आ जाता है, आरटीआई। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू किया गया था, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसे लागू किया गया था ताकि पारदर्शिता बढ़ी रहे, लेकिन अभी भी कई संस्थान इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं करते हैं। आज भी कई ऐसे संस्थान है जो कि अगर आप एक आरटीआई फाइल करके उनसे पूछते हैं तो वो आपको क्लियरली कुछ भी नहीं बताएंगे। ठीक है, सरकारी विभागों में गोपनीयता की संस्कृति से जनता का विश्वास कमजोर होता है। ठीक है, जो सरकारी विभाग है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सर या इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसमें गोपनीयता मतलब किसी जानकारी को छुपाने की जो संस्कृति है, उससे क्या हो रहा है, जनता का विश्वास कमजोर होता जा रहा है। पांचवा पॉइंट आता है राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कई सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता पर राजनीतिक प्रभाव हावी हो जाता है। इस प्रकार से सरकारी नियोक्ताओं, तबादलों और निर्णयों में राजनीतिक हस्तक्षेप संस्थानों की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। किस प्रकार से कि भाई देखिए कोई संस्थान है, ठीक है, कोई बड़ा राजनेता है, अब वो क्या करेगा भाई, एक प्रकार से कहें कि उस संस्थान में कोई अपना व्यक्ति नियुक्त करवा देगा अपना काम निकालने के लिए, या फिर लोगों को तबादले करवा देगा, ठीक है, उनका जो एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है जिससे कि उनका काम होता रहे, या फिर उनके ऊपर दबाव बनाएगा अपना काम निकालने के लिए। तो ये जो चीजें हैं इससे क्या हो रहा है, वो संस्थान अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग और नियामक निकायों पर राजनीतिक दबाव उनकी स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता क्या होती है, प्रभावित होती है। न्यायपालिका हो गई, जैसे कोर्ट वोट हो गए, इनके ऊपर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का दबाव है तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर चुनाव आयोग भी यही इसी प्रकार से दबाव में रहता है, और जो नियामक निकाय हैं वो। समस्या के समाधान हेतु आवश्यक रणनीति, अब रणनीतियां भी अपनानी पड़ेंगी जो समस्या है हमारे सामने है उनको खत्म करने के लिए। तो पहला पॉइंट आता है इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संरचनात्मक सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता और नैतिक शासन और संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ावा देना चाहिए। ये सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, संरचनात्मक सुधार करना पड़ेगा, जो उनका स्ट्रक्चरल है उसको चेंजेस करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। फिर प्रशासनिक सुधार, वो पारदर्शिता, प्रशासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी ताकि जनता को या फिर किसी भी व्यक्ति को पता चले कि प्रशासन में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर नैतिक शासन और स्थगत जो स्वायत्तता है, इन चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगले पॉइंट में बताया गया एक समावेशी बहुआयामी जनता केंद्रित शासन प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, एक समावेशी जिसमें सभी लोग मिलकर काम करें, ठीक है, बहुआयामी जिसका कई सारे आयाम हो, वो एक सेक्टर में नहीं एक से ज्यादा सेक्टर में काम करे, और जनता केंद्रित मतलब उसका जो सेंटर होना चाहिए वो जनता के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो शासन प्रणाली बनानी पड़ेगी जिससे ये जो ऊपर हमने चुनौतियां पड़ी वो खत्म हो पाए। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों की वैधता और प्रभावशीलता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ठीक है, भारत के जो सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। अगर आपको समाज में विकास करना है और आर्थिक रूप से विकास करना है भारत में, तो सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक संस्थानों की जो वैधता है उसको प्रभावशीलता से बनाए रखना होगा, और अत्यंत महत्वपूर्ण है ये काम करना। देखिए ये सारे हमने पढ़ ली। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। तो ये जो चुनौतियां हमने पढ़ी है इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए एग्जाम में, ठीक है, समझ के जाइए, एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, हम आपको वो जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अब आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है। यहाँ पे अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग हमारे ऐप पर जाके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस में जो हमने ऊपर पढ़ाया है वही यहाँ पे आंसर के तौर पर लिखा गया है, ठीक है। तो आप जाके इन्हें हमारे ऐप पर पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं, आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपके काफी सारे यूनिट्स बाकी हैं जो कि हम लोग इसी चैनल पर कवर कराएंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट सही प्रकार से समझाना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा आंसर बना पाएंगे। अभी आप लोग 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको अच्छे से जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपके लिए ये वीडियोस ला रहे हैं। नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे मिल जाएगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। साथ के साथ ऐप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। करंट टाइम में 5000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारा ऐप को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ऐप के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। आपको ऐप में नोट्स मिल जाएंगे, कॉलेज के अपडेट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर के 4th सेमेस्टर के कई सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर ऐप पर अवेलेबल है। आपको किसी वेबसाइट पे, किसी वीडियो में पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और तो और आपको स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा। आपका कोई भी एक प्रकार से कहें कि कॉलेज से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आया, वो सब आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।